वेलकम टू आरिफ अनसेंसर्ड, जहां रियल सक्सेस और रियल स्ट्रगल्स की कहानियां डिस्कस होती हैं। आज हमारे साथ में तनवीर अहमद साहब मौजूद हैं। ये कैलगरी के रियलिटर हैं, काफ़ी सक्सेसफुल हैं। आइए जानते हैं आज इनकी जर्नी के बारे में। तनवीर भाई, वेलकम टू आरिफ अनसेंसर्ड। कैसे हैं आप? जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक-ठाक। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी आरिफ भाई। हाँ, थोड़ा सा पीछे जाते हैं, जैसे एक हमारा ट्रेडिशन है आरिफ अनसेंसर्ड का, क्योंकि बैकग्राउंड के बारे में पता करना एक लोगों को काफ़ी आइडिया मिल जाता है कि जी, कैसे बैकग्राउंड से है, कि क्या रीज़न था जिसकी वजह से आप इस इंडस्ट्री में आए। जी। तो थोड़ा-सा अपने बारे में इस बार बताइए प्लीज़। जी, आरिफ भाई मैं 2005 में कैलगरी आया ओके। और मैं उन चंद लोगों में से हूँ जो डायरेक्टली कैलगरी आते हैं। ओह! ओके। मोस्टली आपको पता है कनाडा में लोग आते हैं टोरंटो में रह के, मॉन्ट्रियल में या जी। फिर कहीं से उसके बाद कैलगरी। सो कैलगरी वाज़ बूमिंग एट दैट टाइम। यहाँ पे काफ़ी अच्छा मतलब वो बूम आया हुआ था ऑयल का। जी, और जब ऑयल का बूम आता है तो रियल एस्टेट का बूम भी आता है साथ में। एग्ज़ैक्टली। तो मेरा बैकग्राउंड था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ओह! तो जी, मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हुई है, तो उसी सिलसिले में कैलगरी आया कि जॉब्स वगैरह यहाँ पे अच्छी होंगी। जी, जॉब मिली भी, कुछ अर्सा जॉब की, लेकिन फिर ले ऑफ हो गया वहाँ से ना। जी, तो आपको पता है अनसर्टेन मार्केट है बिल्कुल। कनाडा की, जो स्पेशली जॉब मार्केट ना। जी, तो जब मैं वहाँ से ले ऑफ हुआ तो फिर सारी जो और जॉब्स अपने लोग करते हैं वो सारी वो भी की जी, 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 साथ में, लेकिन ये था ज़हन में कि कुछ ना कुछ अपना बिज़नेस करना चाहिए। बिल्कुल। तो उस सिलसिले में फिर मुझे जो मतलब बेटर फ़ील्ड लगी है, हालाँकि मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था रियल एस्टेट के बारे में पीछे पाकिस्तान से, लेकिन फिर मैंने रियल एस्टेट का कोर्स किया, स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद मतलब इसमें मुझे बहुत कामयाबी मिली और फिर मेरी परमानेंट ये रियल एस्टेट। तो आप इसमें कब से आ रहे हैं इस इंडस्ट्री में? रियल एस्टेट में मैं 2010 से बेसिकली आ गया था और पार्ट टाइम शुरू किया शुरू में, ओके, लेकिन 2013 से फिर फुल टाइम मैंने रियल एस्टेट ही किया। 2013 से। जी, जी, ओह! 2013 से। जी। 2013 से, ओके, एक्सीलेंट। ये तो हुआ बैकग्राउंड के बारे में, कुछ अर्ली चैलेंजेस आपने फेस किए इस इंडस्ट्री में आने के लिए? देखिए अर्ली चैलेंजेस यही होते हैं कि एक तो आपको गाइडेंस थोड़ी मुश्किल मिलती है, मतलब जी, कुछ लोग होते भी हैं जो आपको उस तरह से गाइड नहीं करते जिस तरह अगर करना चाहिए। मतलब मैं समझता हूँ कि कोई मुझे पहले गाइड करता तो शायद मैं पहले ज़्यादा मतलब फुल टाइम आ जाता इसमें। जी, तो शुरू में सारे लोग क्योंकि स्ट्रगल कर रहे होते हैं, मॉर्गेजेस, बिल्स, पीछे फैमिली सारी चीज़ें ना, जी, तो बंदे को एक जो मतलब खौफ सा होता है ना कि यार मैं फुल टाइम इसमें चला गया तो कोई मतलब पक्की इनकम तो है नहीं मंथली या इस तरह ना, जी, जी, तो मैं कैसे अपना घर चलाऊँगा? तो मोस्टली फिर नए लोग यही करते हैं कि पार्ट टाइम उसको शुरू करते हैं ना। जी, अ, वही सबसे बड़ी मतलब स्ट्रगल भी थी, चैलेंज भी था। ज़ाहिर है एक नई फील्ड में आते हैं तो आपको एक्सक्यूज़ मी थोड़ा टाइम लगता है अपने क्लाइंट्स वगैरह बनाने में ना। तो मतलब थोड़ा-सा अनसर्टेन इनकम होती है, तो आपके लिए अगर तो कुछ आपके पास सेविंग्स वगैरह हैं, जी, आप समझते हो कि भई मैं कम से कम 3 महीने सर्वाइव कर सकता हूँ ना, ओके, अगर मेरी इनकम ना भी आए, तो फिर मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आपको फुल टाइम शुरू करना चाहिए ये। ओके, तो शुरू में जब पार्ट टाइम करते हैं तो फिर लोग भी आपको एज़ ए पार्ट टाइम ही लेते हैं। एग्ज़ैक्टली, जी। तो जब से फिर अल्हम्दुलिल्लाह फुल टाइम शुरू किया, तो फिर जो है सही मायनों में कह लें कि अब एक बिज़नेस बनना शुरू हुआ और सक्सेस मिली। बहुत बढ़िया। इसमें कोई आपका ऐसा कोई टर्निंग पॉइंट था जिसकी बोलते हैं ना कि जिसके बाद आपका करियर टेक ऑफ हुआ, कि भई आपको एक पहले ऐसी कोई फर्स्ट डील मिली हो जो बहुत बढ़िया हो, या आपको कोई ऐसा मेंटोर मिला हो, या कोई आपको कोई एक ऐसी मोटिवेशन जिसकी वजह से आपने सोचा यार अब यही मेरी इंडस्ट्री, क्योंकि ऑब्वियसली जैसे आपने कहा मैं नया था। इसमें 1-2 चीज़ें मैं ज़रूर शेयर करूँगा, पर्सनल हैं, लेकिन बिल्कुल, वो मैं बहुत नए लोगों के लिए बिल्कुल मतलब वो हेल्पफुल भी हो सकती हैं कि जी, अक्सर ना हमें थोड़ा-सा जब नए इस फ़ील्ड में आते हैं या इतने जब तक कामयाब नहीं होते, तो अपने आप पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता। बिल्कुल, तो हम बात नहीं करते, मतलब आपके कौन से क्लाइंट होते हैं? वही आपके जो दोस्त होते हैं, शुरू में आप उन्हीं को बताते हैं या रिश्तेदार होते हैं। जी, और नॉर्मली रिश्तेदार तो मतलब वो हर किसी की अपनी पर्सनल रीज़न होती सही हैं। बात है। जी, जी, वो आपसे कई दफ़ा चीज़ें डिस्क्लोज़ भी नहीं करना चाहते जी, होते, सो वो कहीं और जाते हैं। सो आ जाके दोस्त जो होते हैं, उन्हीं में से कोई क्लाइंट आपको मिलते हैं ना। तो इस तरह आप करके कुछ-कुछ मतलब पहले साल में समझे कि मेरी एक डील हुई पूरे साल में, राइट? ओके,
तो वो डिसअपॉइंटिंग होता है, बंदा कहता है यार ये फील्ड तो मैं छोड़ ही दूँ ना। सही। तो लेकिन फिर कुछ ऐसे दोस्त उन्होंने कहा भाई फलां बंदा है, मैंने उससे बात की थी, उसको रियल्टर चाहिए, तो वो मतलब काफ़ी अच्छे मतलब जो कह लें कि गोरे थे कुछ क्लाइंट और कुछ इस किस्म मतलब थोड़े हाई प्रोफाइल क्लाइंट जी, हैं। जी, तो पहले शुरू में मुझे हेजिटेशन हुई कि भाई इनसे बात करूं क्या करूं, कि मेरा अपने पीछे से कोई मतलब इस तरह स्ट्रांग तो इस फील्ड में प्रोफाइल है नहीं। जी, लेकिन फिर हिम्मत करके जब बात की तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़ा अच्छा रिजल्ट निकला, उन्होंने भी मतलब पूरा वो ट्रस्ट किया और हम जो सेल करने में वो कामयाबी हुए। तो उससे एक मतलब मिला कि यार मतलब ऐसी भी कोई बात नहीं है, मैं भी ये कर सकता हूँ ना। जी। तो ये मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था कि एक तो मेरे मतलब दोस्तों ने ही आप मुझे रेफ़र किया और आई वाज़ लाइक सक्सेसफुल एक्सीलेंट। कि वो जो क्लाइंट बनाने में, और आज तक मेरा उनके साथ मतलब वो जो वाइट जो भी मतलब हाई प्रोफ़ाइल के अच्छे हाँ, क्लाइंट थे, वो उनके साथ अभी तक मेरा उसी तरह है। हालाँकि उस वक़्त बिल्कुल मतलब मैं शुरू में था, स्ट्रगलिंग वो जो जी, जी, जी। पीरियड होता है उसमें था ना। तो ये चीज़ है, उसके बाद फिर आपको कॉन्फिडेंस मिलता है कि यार मतलब ऐसी बात भी नहीं है, हम भी बात कर कर सकते हैं और फिर बिज़नेस कर सकते हैं ना। तो ये एक मेरे लिए काफ़ी मतलब मोटिवेशनल टर्निंग पॉइंट था। ये तो एक अच्छा एक एलिमेंट होता है कि इंसान को एक किक स्टार्ट मिल जाता है अगर हमारे साथी अच्छे हों, दोस्त अच्छे हों। और बिल्कुल। इसके अलावा अगर मैं इस इंडस्ट्री को या एक न्यू कमर को अगर हम सजेस्ट करना चाहें तो उसमें से कौन सी की की ट्रेड्स या की पॉइंट्स आप बोलेंगे कि यार ये 3-4 हो तो ही आप आएँ इस इंडस्ट्री में? देखिए, इस इंडस्ट्री में अगर लॉन्ग टर्म चलना है तो आपको बेसिकली मतलब हर बिज़नेस की यही है, लेकिन आपको ट्रस्टवर्दी, ऑनेस्ट तो होना ही पड़ेगा। क्योंकि कुछ लोग थोड़ा-सा मतलब इसको शॉर्टकट भी लेने की कोशिश करते हैं, या कहते हैं कि भई वो हमारे एक रियल्टर दोस्त ही थे, उनका कॉल होता था भई जहाँ पे कोई कटता है उसको काटो। जी, तो वो फिर लॉन्ग टर्म नहीं आप चल नहीं सकते। चल सकते हैं। तो आप जब तक मतलब आप में ये है कि पेशेंस है जी, और बहुत जल्दी मतलब आप क्लाइंट कई दफ़ा ऐसी बात भी करता है कि वो मतलब आपको अच्छी नहीं लगती, लेकिन आपको उसको बर्दाश्त भी करना है और तरीके से मतलब सो कम्युनिकेशन इज़ द की, ओके, कि आपको कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, राइट? जी, इस फील्ड में ये बहुत ज़रूरी है, पेशेंस होना चाहिए, ईमानदारी तो है ही है, वो चाहिए, राइट? इसकी रिक्वायरमेंट है जी, स्पेशली। तो और मतलब इसमें अ, नेचुरल स्किल्स आती हैं कई कुछ कुछ बंदों में, क्योंकि बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं कि मतलब दे आर वेरी गुड लाइक हर चीज़ में, कम्युनिकेशन में ये वो, लेकिन रियल एस्टेट में आके कहीं न कहीं वो फेल हो जाते हैं। अब मुझे भी आज तक इस चीज़ का पता नहीं चला कि वो क्यों फेल हुए हैं, फेल होता है। लेकिन ये नेचुरल भी होता है कि लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं और आप उस ट्रस्ट को लेके आगे चलते हैं तो आप कामयाब होते हैं फिर। तो उसमें नेटवर्किंग भी बहुत बड़ा एलिमेंट प्ले नेटवर्किंग तो तो डेफ़िनेटली जी, ये फ़ील्ड ही बेसिकली क्योंकि है ही ऐसी कि आपके जितने ज़्यादा रिलेशन, जितनी ज़्यादा नेटवर्किंग होगी, और सबसे जो इम्पोर्टेंट इसमें एक चीज़ मैं ऐड करूँगा कि जिस तरह आपने नेटवर्किंग की बात की, हर फ़ील्ड में ये नहीं कि सिर्फ़ क्लाइंट के साथ आपकी नेटवर्किंग, आपकी बैंकर्स के साथ, आपकी लॉयर्स के साथ, आपकी मतलब जो भी इस फ़ील्ड से रिलेटेड जो बंदे कनेक्टेड हैं, सबके साथ मतलब आपके अच्छे, क्योंकि बहुत सारे लोगों की कामयाबी की वजह यही है रियल एस्टेट में कि उनके अच्छे कनेक्शंस हैं हर तरफ, बैंकों के साथ, मॉर्गेज ब्रोकर के साथ, लॉयर्स के साथ। तो उनको पता है कि डील फिर कैसे निकलवानी है। क्योंकि मोस्टली जो चैलेंजेस होते हैं घर ढूँढना करना, वो तो ठीक है, एक हमारी मतलब है जो काम का एक हिस्सा है ना। जी, लेकिन उसके अलावा कि किस बंदे को कहाँ पे जाके मिलाएँ कि उसका लोन का मसला हल हो जाए, उसकी मॉर्गेज का हो जाए, जो भी उसके मतलब ज़रूरियात हैं वो पूरी हों ना। तो उस वजह से फिर लोग आपको आगे से आगे रेफ़र करते हैं कि भई इस बंदे के पास जाएँ तो इसके पास सारे कनेक्शंस हैं कि जहाँ से काम आपने करवाना है। तो ये बहुत ज़रूरी है इसमें। अच्छा मैंने कई लोगों को देखा है इनफैक्ट मेरे कुछ जानने वाले भी हैं जो रियल्टर भी हैं और साथ में उन्होंने मॉर्गेज का भी कोर्स किया हुआ है, जी, जी। सर्टिफिकेशन भी है। जी, जी। तो ये कितना इम्पोर्टेंट होता है आपकी इंडस्ट्री में? क्योंकि आई थिंक ये दोनों एक-दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं चीज़ें। जी, बिल्कुल है इसमें प्लस पॉइंट तो है कि अपने आप को एडवर्टाइज़ भी ऐसे कर सकते हैं कि भई हमारे पास आएँ, हम मॉर्गेज भी आपकी करवा के देंगे, आपको घर भी दिलाएँगे। लेकिन ये दोनों फ़ील्ड थोड़ी-सी मतलब वो बैंक्स इसको इतना लाइक नहीं करते हैं, ओके, क्योंकि वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है कि भई आप अपने क्लाइंट को अप्रूव कराने के लिए यू कोई कैन भी रूल गो हो लाइक सकता है। या कुछ मतलब सो अ,
आई डोंट नो, क्योंकि मेरे पास लाइसेंस वो नहीं है, ना मैंने लिया है। जी कितना उनके लिए बेनिफिशियल है, लेकिन ये जो मैंने सुना है कि क्योंकि बैंक्स की नज़र में वो बंदा मतलब थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है कि खुद ही अगर मॉर्गेज उस बंदे की कर रहा है, तो मेरे ख्याल में सेम क्लाइंट की अगर आप डील कर रहे हो तो शायद, मुझे 100% श्योर नहीं है, जी आप उसकी फ़ाइल खुद नहीं कर सकते हो ओके मॉर्गेज की। मॉर्गेज के ऊपर शायद कुछ बैंक्स अलाउ करते लेकिन हो, लेकिन मेजॉरिटी बैंक्स अलाउ नहीं करते। कहीं ऐसा आपको चैलेंज आया 15 साल से जैसे आप एक्टिवली इसमें काम कर रहे हैं तो ऐसा हुआ कि भाई अब मेरी डील ऑलमोस्ट क्लोज हो गई लेकिन अब मॉर्गेज की वजह से खराब हुई तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आपके लिए आई नहीं, अड़ी डेफ़िनिटली होती हैं, यही तो मैंने कहा मेजर चैलेंज होता ही यही है। जी लेकिन आप उसमें अगर कोई बंदा अप्रूव नहीं हो रहा, तो आप बेशक मॉर्गेज ब्रोकर भी हैं, आप तो कुछ यू नहीं कर कैन डू सकते। मच दैट्स ट्रू हाँ, क्योंकि वो तो उन्हीं की क्वालिफ़िकेशन है ना कि वो उस पे कैसे क्वालीफ़ाई होते हैं या नहीं। इसलिए मैंने कहा कि उसके लिए बेटर ये है कि आप अनलेस कि आप अपना लाइसेंस रखना चाहते हो, वो तो एक अलग बात है, लेकिन आपके कनेक्शन ऐसे हों कि जहाँ से पता हो कि ये बंदा यार, क्योंकि ये होता है ऐसे कि जैसे वो टैक्स के बारे में कहा जाता है ना कि अवॉइडिंग टैक्स, मतलब वो अवॉइड आप कर सकते हो, स्टील सही आपका वो जुर्म है, राइट? बिल्कुल जी तो हाँ मॉर्गेज में भी इसी तरह है कि कुछ लोगों को पता है कि किस तरह से आपने करवानी है। सही बात है जी कान को इधर से पकड़ के या उधर से पकड़ के बेसिकली काम निकलवाना है, राइट? एग्जैक्टली तो इसीलिए कुछ मॉर्गेज ब्रोकर हैं जिनको पता है कि काम किस तरह निकलवाना है ना, तो वो फिर कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल में लाइसेंस होना भी एक प्लस पॉइंट है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से काम हो सकता है, कहाँ से, मतलब आपके कनेक्शन वहाँ पे स्ट्रांग होने चाहिए बैंक के साथ ना। अब जो इस इंडस्ट्री में नए चाह रहे हैं जी। जो नए लाइसेंस लेना चाह रहे हैं उनके लिए कोई ऐसी आपके कोई एडवाइस देना चाहेंगे या आप सोचते हैं कि कैलगरी ऑलरेडी सैचुरेटेड मार्केट है उनको कहीं और मूव करना चाहिए नहीं यार भाई, मैं तो कभी भी किसी को मना नहीं करता हूँ। ओ, मैं तो बल्कि एनकरेज करता हूँ नए लोगों को कि आएँ इस फ़ील्ड में, बहुत अच्छी फ़ील्ड है। क्योंकि देखें इसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी है। आप जितना चाहें काम कर सकते हैं, जी और सबसे बढ़ के ये कि अगर आप अच्छे और मतलब कामयाब इसमें होते हैं, तो देयर इज़ मनी टू, राइट? कि भई हाँ आपका लाइफ़स्टाइल अच्छा है, सब कुछ है। जी 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 लेकिन जिस तरह होता है ना कि हर बंदे के लिए हर जॉब नहीं बनी है, एग्जैक्टली बिल्कुल तो सही कुछ लोग हैं उनका मिज़ाज ही मुख्तलिफ है। लेकिन वो देखा-देखी कि भई ये बंदा कामयाब है, तो वो भी उस डेढ़ साल में आ मतलब गया वो आ जाते हैं ना। जी लेकिन वो फिर 1-2 साल ही टिकाते हैं, क्योंकि इसमें फ़ीस काफ़ी होती है। जी 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 अगर आप डील नहीं भी करें पूरा साल, तो जो फ़ीसेज़ हैं वो तो अपनी जगह पे हैं ही हैं। कितनी होती है फाइव में आस्क क्या तो इसमें तकरीबन आपको लाइसेंस होल्ड करने के लिए, अगर आप किसी छोटी ब्रोकरेज के साथ भी हैं ना, तो मिनिमम आप लगा लें ऑन एवरेज $500 आपको मंथली लेके ओके चलना पड़ता है। जी। ओके और अगर आप किसी अच्छी ब्रोकरेज के साथ हैं, तो अप टू $1500 मंथली वो आपने ब्रोकरेज फ़ीस देनी है, प्लस मेरिका की, क्रैब की। सो ऑल टुगेदर आपको सिर्फ लाइसेंस होल्ड करने के लिए आई थिंक मिनिमम 6 टू $8000 ईयर आपको वो फ़ीस देनी खर्चा देनी है। होता है ओके आप बेशक आपकी डील हो ना हो। ओके तो जब डील्स हो रही होती हैं तो फिर किसी को फ़ील नहीं होता, सही बात लेकिन जब डील नहीं होती है तो लेकिन ये 5-6000। ब्रोकरेज के साथ होना कितना ज़रूरी है? मतलब ये इसका एक क्राइटेरिया है जी, ये मस्ट है। आप ओके, इंडिविजुअली इधर काम नहीं कर सकते हैं। ऑपरेट नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने लाइसेंस ले लिया और आप कहें कि भई मैं अब लाइसेंस ले लिया है, मैं अपना काम करूँ, नहीं। यू हैव टू लिंक विद सम ब्रोकरेज। तो उसमें कुछ ब्रोकरेजेस हैं कि वो आपको मतलब मंथली फ़ीस नहीं होती, वो जो डील होती है उसमें से काटते हैं। ओके, अ, कुछ होती हैं उसमें मंथली फ़ी होती है, लेकिन वो उसमें से नहीं काटते हैं। सो डिफरेंट काइंड ऑफ लाइक पैकेजेज़ अवेलेबल हैं। लेकिन आपको शुरू में किसी न किसी ब्रोकरेज के साथ ज़रूर लिंक होना होता है। ओके, आफ्टर सम टाइम जब आपके पास एक्सपीरियंस हो जाता है और आप एलिजिबल हो जाते हैं एज़ ए ब्रोकर लाइसेंस लेने के लिए, उसके बाद आप अपना इंडिपेंडेंटली मतलब काम कर सकते हैं एज़ ए ब्रोकर, ओके। मतलब अपनी ब्रोकरेज खोल के उसके अंडर। लेकिन ये बोलें कि सिर्फ़ मैं रियल्टर हूँ और मैं किसी ब्रोकरेज को जॉइन नहीं करता और रियल एस्टेट करता हूँ, वो इधर अलाउ नहीं करते हैं। ओके, ये तो न्यू कमर्स के लिए हो गया जो इंटरेस्टेड हैं। एक थोड़ा-सा इस बैकग्राउंड के बारे में बताइए कि अल्बर्टा या कैलगरी कितना यूनिक है इन द सेंस कि अगर कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहे तो आप सोचते हैं यार कैलगरी अच्छा है, एडमंटन या कोई रूरल टाउन्स अच्छे हैं या जी, जी। अल्बर्टा से बेहतर दूसरे टाउन्स में जी, इन्वेस्ट बिल्कुल। करना चाहिए? कैलगरी यूनिक इस सेंस में है कि यहाँ पे अ, ओपन मार्केट नहीं है। ओके, यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल आप चाहें कि भई मैं लॉट लेके घर बना लूँ, आप नहीं बना सकते। बेसिकली आपको लॉट ही नहीं मिलती। ओके, बहुत कम है जो फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का घर कोई जल गया या कोई इस तरह की लॉट बीच में निकल आई है, किसी ने
पहले से इंडिविजुअल लाट कोई रखी हुई है, वो आपको बेचते हैं तो बेचते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे लाट सिर्फ बिल्डर को देते हैं। ओके। मतलब जो नई कोई डिवीजन आई है यानी गवर्नमेंट से ही बिल्डर गवर्नमेंट से नहीं, बस यहाँ पे इन्होंने आई थिंक म्यूनसिपैलिटी के साथ या बिल्डर्स ने मिलकर इस तरह से कोई प्लान किया हुआ है ओके कि कोई डेवलपर है ना जो डेवलप करता है लैंड, जी। वो फिर आगे लॉट्स बेचते हैं बिल्डर्स को। ओके तो वहाँ पे आप जाके बोले भी मुझे एक लॉट दे दे, मैं अपना घर बनाना चाहता हूँ, वो आपको नहीं देंगे। ओके वो बोलेंगे जी मिनिमम 5 लॉट्स आपने लेनी है या 10 लॉट्स लेनी है, तो वो फिर बिल्डर ही ले सकते हैं। एग्जैक्टली। तो इसलिए यहाँ पे उस सेंस में प्राइस थोड़ी सी कंट्रोल्ड है। ओके तो इसी के अगर कंपैरिजन में आप एडमिंटन को देखें तो वहाँ पे ओपन मार्केट है, ओके तो वहाँ पे आप लेके घर बना सकते हैं। इसीलिए एडमिंटन आपने हमेशा देखा होगा कि उनकी प्राइसेस कम है, डेफिनेटली कम है, काफ़ी कम है। काफ़ी कम है। वो इसलिए ही कम है कि वहाँ पे इस तरह की मतलब मार्केट नहीं है कि भाई बिल्डर ने जिस तरह कैप्चर की हुई है ना कि यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे एक हिसाब से सेफ भी है इन्वेस्टमेंट देखी जाए तो। मतलब प्राइसें उस तरह से गिरने का चांस नहीं होता कि लोग अपना लेके घर बनाने शुरू कर दें और बिल्डर को कोई पूछे ही ना। जी जी जी। तो इसलिए और दूसरा ये कि यहाँ पे ग्रेजुअली प्राइसेस बढ़ी हैं। ओके आपने देखा होगा पिछले सालों में टोरंटो, वैंकूवर वगैरह में जी। प्राइसेस बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा हाई हाई गई, हाई। फिर अभी गिरी भी उसी तरह है। अब एग्जैक्टली टू 30% प्राइसेस डाउन लाइक इन वैंकूवर और टोरंटो वगैरह में। जी कैलगरी में इतनी बड़ी नहीं थी, ज़रूर बड़ी थी, लेकिन ये नहीं कि बिल्कुल उनकी तरह हो जाए ना। जी। तो इसलिए अभी कम भी हुई है, ये मार्केट स्लो हुई है, तो प्राइसेस लाइक 5 टू 7% डाउन गई हैं, जो कि रीज़नेबल है आफ्टर लाइक मतलब 4 3-4 साल के बूम के बाद, तो इतनी करेक्शन तो बनती है। ओके तो कैलगरी को हम थोड़ा-सा सेफ समझते हैं इन्वेस्टर्स के लिए कि अगर प्राइसें बहुत बढ़ नहीं रही तो कम भी ज़्यादा नहीं होंगी। लेकिन बाकी टाउन्स में अब थोड़ा-सा, क्योंकि यहाँ पे अल्बर्टा में आपको पता है मेन तो एक ही ऑयल पे ऑयल डिपेंड करते हैं, ऑयल सैंड पे। जी तो जब उसमें बूम आता है तो हर चीज़, हर शहर में, हर गाँव में, वो जब स्लो डाउन चीज़ें होती हैं तो फिर थोड़ा-सा हर तरफ मतलब अब जॉब्स मार्केट नहीं है, तो इसलिए लोग बाहर थोड़ा इन्वेस्ट करना थोड़ा रिस्की समझते हैं। अब जिस तरह आपने बाहर टाउन्स का बोला ये वो। जी लेकिन अभी थोड़ा कमर्शियल में ट्रेंड बन रहा है, लोग थोड़ा बाहर होके कोई होटल-मोटल वगैरह इस तरह की चीज़ें थोड़ी बाहर ले रहे हैं बिज़नेसेस उनके, क्योंकि वो फिर आउट ऑफ कंट्री जो आपको शायद जी। ज़्यादा इल्म होगा, वो लोग फिर मंगवा सकते हैं उस पे ना लेकिन वर्कर्स। ये रेंटल पे भी इम्पैक्ट कर रही है ना मार्केट आजकल। रेंटल पे भी ज़ाहिर है, सबसे पहले जो मार्केट ओवरऑल मतलब ऊपर जाती है, कम होती है, हम रेंटल से ही उसका इशारिया देखते हैं ओके कि जब आपको कैलगरी में कोई चीज़ ही नहीं मिल रही होती, मतलब रेंट के लिए लोग डिपॉज़िट मतलब एडवांस देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन चीज़ें मिलती नहीं हैं, तो समझिए कि ये मतलब अब रियल एस्टेट में बूम आएगा, आएगा। ओके क्योंकि अब डिमांड और सप्लाई का मामला है ना। एब्सोल्युटली है। तो जब सप्लाई कम होगी, डिमांड ज़्यादा होगी, तो ऑब्वियसली प्राइस ऊपर जाएगी। बड़ी और जैसे ये प्राइसें आपने देखा अभी कम होनी शुरू हुई हैं, बिल्डर ने भी काफ़ी अच्छी डील दे रहे हैं, प्राइसें कम हुई हैं। लेकिन रेंटल मार्केट 1 साल पहले से स्लो हो गई थी यहाँ स्लो पे। हो गई बिल्कुल। तो वो फिर सारा इम्पैक्ट पड़ा कि भई अब तो अवेलेबिलिटी है, तो प्राइसें आहिस्ता-आहिस्ता वो कम होने लगती हैं ना। तो अब ये दोनों बेसिकली तो लिंक्ड ही हैं एक-दूसरे के साथ ना। और वैसे एक कंट्रोवर्शियल चीज़ है, लेकिन इमिग्रेशन आपको लगता है उससे कोई इम्पैक्ट पड़ता है? डेफ़िनेटली और भई ज़रूर पड़ता है, क्योंकि ये कंट्री तो बेसिकली चल ही उस पे रहा है, इमिग्रेशन पे। एग्जैक्टली जी हाँ। तो जब ये एकदम से लोगों को लेके आए, मतलब तो प्लानिंग इतनी थी नहीं, लोग ज़्यादा आ गए, तो हर चीज़ मतलब हर तरफ शोर मच गया। तो ये चीज़ें तो ग्रेजुअली होनी चाहिए बिल्कुल शुरू में ही, ताकि अब एकदम से जब उनको बंद किया, तो उससे इम्पैक्ट पड़ा ज़्यादा, मतलब रियल एस्टेट में भी, हर चीज़ में, मतलब बाकी सारे बिज़नेसेस पे भी, लेकिन रियल एस्टेट में भी उसी तरह से पड़ा कि लोग का अभी निकाल दिए, है नहीं, हम बेसमेंट हैं या घर खाली पड़े हैं रेंट के लिए, तो वो चीज़ रिफ्लेक्ट करती है ओवरऑल प्राइसेस पे भी। अच्छा, एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक हमेशा एक सवाल रहता है कि यार कॉन्डो में इन्वेस्ट करो, अपार्टमेंट्स में करो, घरों में करो। इसके बारे में एक थोड़ा-सा आइडिया दीजिए कि उनके लिए क्या चीज़ बेहतर होती है? जी, तो इसमें कॉन्डो मार्केट के बारे में ये कहा जाता है कि जब प्राइसेस फॉर एग्ज़ाम्पल बूम आया जी, प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, तो सबसे लास्ट में जो प्राइसेस हैं वो कॉन्डो की ऊपर जाएँगी, सबसे लास्ट। सबसे लास्ट में। ओके, और जब प्राइसें गिरती हैं, तो सबसे पहले कॉन्डो की गिरेगी। ओके। तो इसलिए कॉन्डो थोड़ा रिस्की ज़रूर है। लोग थोड़ा-सा इसलिए उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं कि भई रेंटल ईज़ी मिल जाएँगे, क्योंकि उसकी मॉर्गेज वगैरह भी कम होगी, तो ईज़ी टू मिलती है। होल्ड, राइट? जी, जी, जी। लेकिन अगर आप उसमें चाहते हैं कि भई आप उसमें गेन भी करें, उसकी जो प्राइसेज़ जब बढ़ती हैं, जी, तो उसके लिए तो
मतलब कांडो इतना रिकमेंडेड है नहीं, नहीं, ओके अनलेस कि आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है 15-20 ईयर्स कि जब तक वो पे ऑफ हो जाएगा, वो एक अलग बात है। जी वरना अगर शॉर्ट टर्म के लिए करनी है तो उसके लिए डिटैच होम या टाउन होम विदाउट बेहतर है। कांडो फी। आई थिंक एक कॉन्डो फी भी बहुत बड़ा एलिमेंट होता है इसके जी बिल्कुल, वो ज़रूर इफ़ेक्ट करता है और जैसे-जैसे इंटरेस्ट रेट अगर ज़्यादा होते हैं, उस वक़्त कांडो फ़ी इतनी हर्ट लोगों को नहीं करती क्योंकि उनकी क्वालिफ़िकेशन कम होती है, तो वो कहते हैं चलो ये कांडो बाय कर लेते हैं। सही जैसे ही इंटरेस्ट रेट गिरते हैं, फिर लोग सोचते हैं कि भई $400-500 कांडो फ़ी देनी है, तो उसकी बजाय हम $1,00,000 ज़्यादा डाल के तो विदाउट कांडो फ़ी वो घर ही ले लें या टाउन हाउस ले लें ना, नो कांडो फ़ी वाला। जी जी वो भी बिल्डर्स भी काफ़ी ऑप्शन वो दे रहे हैं, अर्बन टाउन हाउस वगैरह उनको नाम दिया हुआ है, नो कांडो फ़ी वाले। नो कॉन्डो फी। जी, तो वो काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है यहाँ पे। कोई ऐसी टिप देना चाहेंगे जो न्यू कमर है या जो फर्स्ट टाइम बायर है? फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए तो देखें कई लोग सोचते रहते हैं कि भई प्राइसें गिरेंगी तो हम घर लेंगे। तो उनके लिए यही है कि भई आपने कनाडा में रहना है ना तो आपने पे तो करना ही है। बिल्कुल आप रेंट पे करें, किसी की मॉर्गेज पे करें या अपनी पे करें। तो उसके लिए महँगा-सस्ता इतना मैटर नहीं करता है। जी क्योंकि देखें लेट्स से अगर आपको या आज एक चीज़ मिल रही है 500,000 की 5 लाख की, राइट? जी आप वेट करते हैं जी प्राइसें गिरें, चलो प्राइसें 5-7% गिर गईं, वो 450 तक भी आ गया 1-2 साल के बाद, राइट? लेकिन आप कैलकुलेट करें आपने 2 साल में जो किसी का रेंट पे किया है, वही आपने 5 लाख का भी लिया होता उस वक़्त भी, एग्जैक्टली तो वो आप अपना पे कर रहे होते, आपका बैलेंस भी कम होता, आपको ओनरशिप भी होती, आपकी इक्विटी बनती, सारा चीज़ें, राइट? एग्जैक्टली हाँ और होता ये है कि फिर जब प्राइसें बढ़ने लगती हैं, फिर सब लोग दौड़ लगाते हैं ना, जी बिल्कुल तो उस वक़्त आपको वो चीज़ अच्छी मिलती भी नहीं है क्योंकि मतलब कॉम्पिटिशन इतना होता है, मल्टीपल ऑफ़र्स होती हैं, जी बिल्कुल तो आप जो चीज़ चाह रहे होते फिर आप कुछ भी पकड़ लेते हैं। एग्जैक्टली तो उसमें भी आप फर्स्ट टाइम होम बायर के लिए तो मतलब यही टिप है कि भई एज़ सून एज़ आप क्वालीफ़ाई करते हैं मॉर्गेज के लिए, तो अपना घर बाय कर लें। वो ये ना देखें कि भई प्राइसें ज़्यादा हैं या कम हैं, कम है हाँ। क्योंकि उस वक़्त अगर आपके पास घर नहीं है जब प्राइसें बढ़नी शुरू हुई हैं जी और उस वक़्त आप हाथ-वाह मारते हैं और ले नहीं पाते हैं, तो आपने लूज़ किया ना जो 5 से 6 लाख तक चला गया घर, बिल्कुल सही बात। तो वो आप नहीं दे पाएगा वो अगर 2 साल अगर आपने रेंट दिया तो फिर रेंट दिया होता तो जो 100% आप अलग हाँ, बात है। आपके पास खा के आपको इक्विटी गेन करते। अब एक सवाल जो लोग काफ़ी वेट करते हैं सुनने के लिए कि अब ये मार्केट आपको कब लगता है कि ये रिकवर करेगी या कब बेहतर जी, होगी? बिल्कुल इसको हम वो कह सकते हैं मिलियन डॉलर क्वेश्चन। एग्ज़ैक्ट लेकिन ये है कि अब देखें कोई भी मार्केट है, आप रियल एस्टेट ले लें, शेयर मार्केट ले लें, कोई भी, ये कभी भी ये नहीं कि बिल्कुल ऊपर-ऊपर ही जाए, राइट? जी, इसमें आप देखेंगे मतलब उसका ग्राफ देखेंगे ऐसे, तो रियल एस्टेट भी ऐसे ही है। हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए आप कह सकते हैं कि आप देखेंगे तो ऊपर ही आपको जाएगा, राइट? जी, लेकिन मुझे भी मतलब 2005 में मैं आया था, तो ऑलमोस्ट कितने साल हो गए? 20 साल। 20-21 ईयर, राइट? जी, जी, जी। सो इसमें मैंने देखा कि एवरी 6 टू 7 ईयर एक लाइक साइकिल सी है जो बनी हुई है, क्योंकि मैं अपना बताऊं तो मैं 2005 में आया था, उस वक्त फुल मतलब बूम पे था, हर चीज़ की प्राइस ऑलमोस्ट डबल होगी जी, जी, और ये तकरीबन 7 तक चली है। 7 के बाद जाके फिर 13-14 में मतलब फिर उसके बाद गिरनी शुरू हुई। ओके, वो 3-4 साल तो काफ़ी गिरी, फिर जाके मतलब उसी के बीच में हैंग अराउंड करती रही। फिर जाके 13-14 में दोबारा बूम आया है जी, और वो भी 2-3 साल अच्छा चला है। उसके बाद जाके ये कोविड के टाइम पे 2021 में, सो एवरी 7 ईयर कह लें, 6 ईयर ये साइकिल है। तो अभी 4 साल आपने पीछे देखा कोविड से लेके अभी तक जी, प्राइसें ऊपर जा रही थी। ओके, तो अभी उस हिसाब से तो 2029-30 में जाके बनता है बूम। ओके, तो लेकिन कोई अनयूजुअल चीज़ें भी कई दफ़ा होती हैं। कोर्स हाँ, सही। वो कोई हो जाए इस तरह की मतलब कि भई हमारे ऑयल की एकदम से डिमांड इतनी हो जाए और जॉब्स इतनी निकल आएँ, वो एक अलग चीज़ है। ओवरऑल जो अपना एक पर्सनल ओपिनियन ही दे सकता हूँ मैं, इसमें कोई किसी को भी नहीं पता। कोर्स जी, सही। तो ये अगले 2-3 साल तो मार्केट मतलब इसी के आस-पास स्टेबल रहेगी, रहेगी। स्टेबल रहेगी और इसको हम बैलेंस मार्केट कहते हैं। ये दोनों के लिए मतलब उस हिसाब से ठीक है। हाँ, सेलर के लिए उस हिसाब से बुरी है कि 1 साल पहले सोचा हुआ था कि इतने पैसे मिलेंगे, एग्ज़ैक्टली। अब वो नहीं मिल रहे, लेकिन अब बायर के पास भी कम से कम चॉइस है। तो ये इन्वेस्टर फ्रेंडली इन्वेस्टर फ्रेंडली है और आपको पता है जो भी सेवी इन्वेस्टर होते हैं वो तो इन्वेस्ट ही ऐसे टाइम पे करते हैं कि जब मोटिवेशन नहीं होती मार्केट में, लोग नहीं ले रहे होते, उस वक़्त वो डील्स उठाते हैं क्योंकि डील्स मिलती हैं। एग्ज़ैक्टली। तो जैसे ही फिर वो मतलब दौड़ लग जाती है उस वक़्त, तो इन्वेस्टर तो फिर वो बेचता ही है अपनी चीज़ें उस वक़्त, तो और आपको बढ़ गई। लगता है और नीचे कोई जाने का चांस है या आप स्टेबल रहेंगी मार्केट? जो हमारे हिसाब से तो स्टेबल रहेंगी, इसी के आस-पास रहेंगी, क्योंकि आगे इंटरेस्ट रेट और गिरने का मतलब थोड़ा है, उम्मीद है। जी,
तो वो गिरता है तो थोड़ी से कम से कम जो फर्स्ट टाइम होम बायर बैठे हुए हैं बायर के भी हम लेंगे और वेट कर रहे हैं। आई थिंक वो कॉल जंप इन करेंगे और मार्केट मतलब इसी के अराउंड ही रहने का। अच्छा, ये लोकल माइग्रेशन भी अभी कम हुआ है कि क्योंकि आई थिंक वो भी एक इम्पैक्ट का रीज़न जी, नहीं डेफ़िनेटली उस पे भी ज़रूर असर पड़ा है क्योंकि जॉब्स मार्केट के हिसाब से ही है। अगर यहाँ पे जॉब्स हैं, लोग बाकी प्रोविंसेस से इधर मूव करके आ रहे हैं, तो उनके लिए तो अभी भी कैलगरी मार्केट इज़ वेरी अफोर्डेबल है। क्योंकि टोरंटो में अगर घर बेच के आ रहे हैं, तो वहाँ पे तो 1.5 मिलियन का अगर बेच के आ रहे हैं, तो वहाँ पे 7-8 लाख का उस जैसा घर मिल जाएगा उनको। बिल्कुल तो उनके लिए भी अभी भी मतलब अफोर्डेबल है। हो चुकी है। लेकिन जो नए लोग आ रहे हैं उनके लिए जो पहले 5 लाख में घर मिलता था अभी उनको साढ़े 6-7 में मिल रहा है, तो उनके लिए थोड़ा-सा ज़रूर है। और अगर कोई इस तरह की मतलब एकदम से जिस तरह पहले का कि भी ऑयल प्राइसेस ऊपर चली जाती हैं, अल्बर्टा बूम उस वजह से करने लगता है, जी, जी। तो डेफिनिटली कैलगरी मार्केट कैन बूम एनी टाइम। एक्सीलेंट। तनवीर भाई, थैंक यू। आपने ना काफ़ी अच्छे इनपुट्स दिए जो न्यू कमर्स हैं या जो इस इंडस्ट्री में आना चाह रहे हैं, साथ में कुछ इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी एडवाइस, और साथों साथ आपने अच्छी बात बताई कि अगर कोई इस वक्त इन्वेस्ट करना चाहे तो उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जी हाँ। आप बिफोर वी एंड कोई आप न्यू कमर्स के लिए या और किसी के लिए कोई ऐसा एडवाइस देना चाहेंगे, या साथों साथ जो नए लाइसेंस्ड वाले हैं अगर वो आपसे कोई कांटेक्ट करके आपकी कोई हेल्प लेना चाहें या आपको ज्वाइन करना चाहें, तो कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी उनके लिए है आपके पास? जी, बिल्कुल आरिफ भाई, मैं अभी एक यूनिवर्सिटी का एक वो था क्वाली नाइट होती है इधर स्टूडेंट्स जो अपनी पाकिस्तानी वगैरह करवाते हैं, उसमें मैं गया था तो उसमें भी मैंने यही कहा कि भई मैं तो ज़रूर आप लोगों को एनकरेज करूँगा कि ऑफ़ कोर्स आप डिग्रीज़ भी लें। जी। हाँ, वो बहुत बड़ी अच्छी बात है। अब मेरे पास अगर बेशक मेरी फ़ील्ड वो नहीं है जिसमें मैं काम कर रहा हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, लेकिन एक डिग्री थी ना, उसकी वजह से बहुत फ़र्क है मार्केट में मेरे काम करने में और जो विदाउट डिग्री होल्डर है। बिल्कुल। तो ये लेकिन डिग्री लेके भी कई दफ़ा आपका मतलब वो जॉब वाला मिज़ाज नहीं होता, आपका बिज़नेस वाला होता है, तो उसमें आप करते हैं तो आपको वो डिग्री ज़रूर फ़ायदा देगी। ओके। तो आप लोग आएँ तो बल्कि मुझे बड़ी खुशी हुई कि वो एक ना हैं इंडिया से हैं दोस्त, तो उन्होंने कॉल की, कहते हैं अभी मैंने ना आपका वो क्योंकि फिर मैंने वो सोशल मीडिया वगैरह पे भी था वो, जी। तो वो देख के मैंने लाइसेंस लिया है ना, ओह! तो मैंने कहा यार चलो अच्छी बात है। तो मतलब ये तो एक एग्ज़ाम्पल वो हो गई, लेकिन मैं तो क्योंकि देखें पर्सनली कहते हैं कि जो चीज़ आप अपने लिए पसंद करते हैं अगर वो दूसरे के लिए भी बिल्कुल, बिल्कुल। पसंद करनी चाहिए, तो मैं इस फ़ील्ड को पसंद करता हूँ। जी। तो मैं तो ज़रूर सबको जो भी यंगस्टर हैं जिनका मिज़ाज है अपना बिज़नेस करने का, काम करने का, उनको ज़रूर इनकरेज भी करता हूँ और कोई भी गाइडेंस चाहिए होती है, तो हम उनको प्रोवाइड करते हैं। मैं ज़िक्र करता चलूँ कि 2019 से बल्कि 2018 के एंड से मैंने और लाइक अहमद हमने अपनी टीम बनाई। तो क्योंकि वो लास्ट नेम भी सेम है तो अक्सर लोग हमें शायद भाई भी समझते हैं, लेकिन हम भाई नहीं, हम बिज़नेस पार्टनर्स हैं। ओके। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मतलब अभी तक 6-7 साल हो गए हैं वाह! और बहुत सारी आपने भी देखा होगा टीम्स बनती हैं, बिल्कुल, हाँ, थोड़े ब्रेक होती हैं, टूट जाती हैं और जिस तरह की हमारी एक मतलब मेंटालिटी बनी हुई है, जब हमने भी टीम बनाई तो लोग दोस्त जो जानने वाले होते हैं मज़ाक-मज़ाक में ही पूछते हैं, लेकिन वो उनका पीछे मकसद यही होता है अच्छा मतलब टीम बनाई है, कैसी जा रही है? जी, जी, जी। तो मतलब उनका होता है कि भई आज टूटे तो कल टूटे ना, बिल्कुल जी। लेकिन जब आपको लाइक माइंडेड कोई मिल जाता है ना, जी, जी, तो बिल्कुल। उस जैसी कोई ब्लेसिंग नहीं है। एब्सोल्यूटली। हमारा बिज़नेस जो है ना वो हर साल अल्लाह के फ़ज़ल से 2018 से या 19 से लेके मतलब 1 साल जब अगला आता है तो डबल होता है उससे बिज़नेस। वाओ! माशाल्लाह। सो हमने मतलब 100% क्लब से शुरू किया 2019 में, 2020 में एग्ज़ेक्टिव क्लब हो गया, फिर हमारा आगे चेयरमैन क्लब हुआ, वाओ! फिर हमारा टाइटन हुआ। तो अभी 2024 में अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो अ, डायमंड अवार्ड उसमें जो कितने घर होते हैं जब आप जी, डायमंड पे पहुँचते हैं? डायमंड में बेसिकली आप विदिन 1 कैलेंडर ईयर जो आपका जो नेट कमीशन आता है, वो होना चाहिए बिटवीन 1 मिलियन टू 2 मिलियन। एक्सीलेंट, ओके। तो वो हमने अचीव किया। एक्सीलेंट। अ, तो मतलब कहने का मकसद ये है कि क्योंकि हमारे एज़ अ मतलब टीम या एज़ अ आपने ग्रो टीम किया। जब जी, हुआ है ना, बिल्कुल, तो हम उसमें दोनों की बहुत हमारी मतलब मेहनत रही। अच्छी वो टीम बनी और सक्सेस हमें मिली। तो मैं यही मतलब एनकरेज करूँगा कि क्योंकि ये देखें, ये बिज़नेस ऐसा है कि बिज़नेस कह लें या इसको भी आप मतलब बिज़नेस नहीं कह सकते, जॉब भी कह सकते हैं, राइट? एग्ज़ैक्टली जी, लेकिन आपको उधर होना पड़ता है। सही बात। ये ऐसा नहीं है कि मैं कहीं पे भी बैठा हुआ हूँ और मेरा पीछे से काम चल रहा है, क्योंकि
मेरी प्रेजेंस, क्लाइंट के साथ मिलना, उनको घर दिखाना, सारा मतलब गाइडेंस करना। सो अगर आपकी टीम है तो आप बड़े अच्छे तरीके से उसको कर सकते हैं। मैं इधर नहीं भी हूँ, मतलब आप अपनी लाइफ को भी इंजॉय कर सकते हैं एग्जैक्टली। और काम भी आपका चलता रहता है। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आप इधर नहीं हैं, 1 महीने के लिए जिस तरह होता है हमारे पाकिस्तान इंडिया जाना पड़ता है, जी जी बिल्कुल। फैमिलीज़ पीछे हैं, तो आपका वो बिज़नेस 3 महीने पीछे चला जाता है। एग्जैक्टली। क्योंकि 1 महीना आप खुद नहीं हैं, फिर आके वो क्लाइंट कहीं उधर चला गया, वो तो नहीं वेट करेंगे ना कि भई 1 महीने के बाद ये वापस आएँगे तो मुझे सर्विस देंगे। जी इसने आज लेना है घर, उसने आज लेना है। बिल्कुल। तो वो बड़ा, तो अगर कोई भी मतलब सुन रहे हैं और वो करना चाहते हैं, तो अगर वो इस लेवल पे हैं कि टीम बना सकते हैं, तो टीम बनाएँ या टीम कोई अच्छी जॉइन करें। ओके। और नए बंदों के लिए तो स्पेशली, क्योंकि मैं अपना बताऊँ तो जब मैंने शुरू किया तो पहले साल में समझें कि मेरी 1 डील पूरे 1 साल में हुई। तो लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम 100 के करीब डील्स करते हैं ऑन एवरेज पर ईयर। जी वेरी गुड। तो ये चीज़ मैं तो समझता हूँ कि टीम की वजह से ही पॉसिबल हुई है। एग्जैक्टली सही। और तो नए लोगों के लिए भी मेरा यही मशवरा है कि कोई अच्छी टीम अगर जॉइन करें और हमारे पास आएँ, तो हम, अगर टीम में हमारे पास जगह नहीं भी है तो कम से कम हम अच्छा मशवरा ज़रूर देंगे उन्हें। बहुत बढ़िया। तो पूरी तरह गाइडेंस जो भी है, किसी ने लाइसेंस लेना है तो हमारे पास, क्योंकि अभी जो 2-3 नए टीम मेंबर हैं उन्होंने रिसेंटली लाइसेंस लिए हैं, ओके। तो वो उनको गाइड कर सकते हैं कि क्या प्रोसीजर है, किस तरह आपने लाइसेंस लेना है। बहुत बढ़िया। तो एनी टाइम दे कैन कम टू अस एंड वी विल गाइड देम। थैंक यू सो मच। भाई, एनीथिंग एल्स यू वांट टू ऐड और इट इज गुड इनफ? नहीं बस थैंक यू सो मच, और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कम्युनिटी के लिए, और मैं आपके ये व्लॉग्स वगैरह देखता हूँ, और आपके लिए बेस्ट विशेस। थैंक यू सो थैंक मच। यू नहीं सो हमारा मच। प्रयास ही है कि जो न्यू कमर है उनको एक जी, कम से कम एक गाइडेंस का एक मोटिवेशन मिले। बिल अब जैसे आपने जो एक पाथवे बताया, मेरे हिसाब से अगर कोई इसको फॉलो करे या इसको देखे जी, जी। तो उसके लिए एक बहुत सीधा सीधा मोटिवेशन है कि अगर तनवीर भाई कर सकते हैं तो मैं बिल्कुल, क्यों नहीं करूँ। बिल्कुल। हाँ, मैं यही एक बात था अगर चलो एंड में, कि आप सिर्फ़ यही देखें भई, मतलब फलाँ बंदा अगर कर रहा है और वो कामयाब है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? मैं क्यों नहीं कर सकता। तो ये भी एक मतलब मोटिवेशन है ऑफ़ कोर्स। तो आप किसी कामयाब बंदे को देख के पकड़ लेते हैं कि भई अगर मतलब ये बंदा कर सकता है तो मुझ में क्या कमी, मैं क्यों नहीं कर सकता? एब्सोल्युटली। तो ज़रूर। बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच तनवीर भाई। थैंक यू सो उम्मीद है मच। आपको ये एपिसोड भी अच्छा लगा होगा। जैसे इन्होंने कहा कि कोई इंडस्ट्री बुरी नहीं होती, कोई करियर बुरा नहीं होता। आप अगर कॉन्फिडेंट हैं, अगर आपको लगता है आप उस पे मेहनत कर सकते हैं और उस काम के लिए सीरियस हैं, तो आप उसमें यकीनन तरक्की पा सकते हैं। इस उम्मीद के साथ गुड लक। थैंक यू सो मच। हैव अ ब्लेस्ड डे। थैंक यू।